हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और मैंने जो थ्योरी है, थ्योरी से रिलेटेड भी, मतलब साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरी है उससे रिलेटेड भी वीडियोस डाली हुई हैं, तो उस प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कुछ न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थ्योरी से रिलेटेड, साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से रिलेटेड तो बहुत सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं। पर इन क्वेश्चंस में कि अगर आपके सामने नेचुरल कंडीशंस आती हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, तो आप क्या करोगे एज अ टीचर, आपका क्या काम होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर, ठीक है। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर जो बच्चा है वो थकान महसूस कर रहा है तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है ना। तो उसकी थकान को दूर करने के लिए आप क्या करोगे। तो ऐसे सिचुएशंस आपके सामने अगर रखी जाती हैं, तो ये सिचुएशनल जो क्वेश्चन है ये भी 2-3 आते हैं आपके पास, ठीक है। तो मोस्टली आज की जो सीरीज़ है उसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले हमने साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हुए हैं, राइट। तो आज हम थोड़े से नए अप्रोच के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अ टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव इमेजिनेशन ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो एक जो टीचर है वो बच्चे की इमेजिनेशन मतलब क्या होता है कि कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन सा मेथड है, राइट। तो पहला तो है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर में क्या है, जैसे मैं अभी दे रही हूँ वो लेक्चर मेथड हो गया। स्टोरी टेलिंग मेथड, तो स्टोरी टेलिंग मेथड से क्या होगा, एक स्टोरी, एक जो स्टोरी के थ्रू इसको एक चाहे मैसेज देगा या मोरल स्टोरी होगी, कुछ भी होगा, ठीक है। तो वो उसको बताना चाहेगा, तो उस स्टोरी के थ्रू वो इमेजिन ही करेगा। जैसे कि किसी को स्टोरी के बारे में, स्टोरी में ये बताया जाता है कि अगर वो झूठ बोलता है तो उसके साथ गलत होता है, तो वो बच्चा इमेजिन कर रहा है चीज़ों को कि अगर वो भी झूठ बोलेगा तो उसके साथ भी वही चीज़ होगी, राइट। तो यहाँ से जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो होगा यहाँ से कि बच्चे की जो इमेजिनेशन है स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज होती है इससे, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कहानी कथन विधि है कि स्टोरी टेलिंग मेथड से क्या होगा कि जो बच्चे की इमेजिनेशन पावर है वो इंक्रीज होती है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, जीरो ट्रांसफर ऑफ ए लर्निंग इज अ सिचुएशन व्हेन, सीखने का शून्य स्थानांतरण एक ऐसी स्थिति है जब, मतलब कि कोई ट्रांसफरेशन ऑफ अ लर्निंग नहीं हो रही है, तो वो कौन सी सिचुएशन है। लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ ए लर्निंग इज सिचुएशंस प्रूव्स हेल्पफुल इन अ लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। नो, ऐसा तो नहीं होगा। जब जो लर्निंग है वो जीरो है, ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, तो वो अनदर सिचुएशन में हेल्पफुल कैसे होगी। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। लर्निंग इन वन सिचुएशन हिंडर्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, मतलब एक को छुपा रही है। हिंडर्ड मतलब कि छुपाना हो गया। एक स्थिति में सीखना, दूसरी स्थिति में सीखने में बाधा। नो, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। लर्निंग इन डज द वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस नोट द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, मतलब एक ऐसी लर्निंग जो दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे, एक ऐसी स्थिति में सीखना जो दूसरी स्थिति में सीखने को प्रभावित नहीं करता है। तो दिस इज नोन एज अ जीरो लर्निंग सिचुएशन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका जो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑफ सिचुएशन व्हेन लर्निंग, क्या हुआ इसका राइट आंसर, व्हेन लर्निंग इन डज वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस नो द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। तो यहाँ पे आया राइट आंसर सी, ठीक है। क्या है यहाँ पे राइट आंसर आपका सी। तो आप देख रहे होंगे कि आज हम एक न्यू तरह के, जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कि जैसे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग सिचुएशंस हैं या कोई भी मेथड्स हैं, ठीक है, उसको एज अ टीचर आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में से में कौन सी विशेषता होती है। मतलब जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें से जो लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है या बच्चे, उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।
दे कैन एक्वायर यूज लैंग्वेज परफेक्टली। तो अगर वो लर्निंग डिसेबल्ड है तो वो लैंग्वेज को कैसे परफेक्टली यूज करेगा, तो ये तो नहीं होगा। दे आर अटेंटिव, वो भी नहीं होते हैं, मतलब अटेंटिव मतलब उनमें वो चौकस होते हैं, मतलब टूवर्ड्स अटेंटिव का मतलब एकदम से चौकन्ने होते हैं, ठीक है, तो वो तो नहीं होते हैं वो लर्निंग डिसेबल। अगर वो चौकन्ने होंगे तो वो जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। दे लैक मोटिवेशन, उनमें अभी प्रेरणा की कमी होती है, ठीक है। दे लैक मोटिवेशन, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। दे लैक मोटिवेशन, उनमें प्रेरणा की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी। इसमें से क्या जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड सही नहीं है। मनोविज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। So it believes in cause and effect relationship. It helps in predicting the future developments, ठीक है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स को तो प्रिडिक्ट करता है, तो ये तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो बी पार्ट तो नहीं होने वाला। इट अडॉप्ट्स द, इट बिलीव इन ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी नहीं हो सकता। ये तो साइकोलॉजी के अंदर आता ही है हमारे पास कि जो साइकोलॉजी है वो उसका कोज क्या है और इसका इफेक्ट क्या है उसके ऊपर तो डिपेंड करती है वो। इट अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ ए सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इट डज नॉट बिलीव इन, नो, हाँ ये भी सही है इसका, बट इट अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे जो है ये मेथड यूज नहीं कर, तो ये जो है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इट अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ ए सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। क्या है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये व्यक्तित्वनिष्ठ जांच की विधि को अपनाता है। नोट, सब्जेक्टिव वाली विधि को, सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है उसको बिल्कुल भी नहीं अपनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ब्रांच ऑफ ए साइकोलॉजी डील विद द फंडामेंटल रूल प्रिंसिपल एंड द थ्योरीज ऑफ द साइकोलॉजी। मतलब जो ये सारी चीजें हैं, फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, किसके अंदर आता है। देखो साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी के अंदर नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के अंदर नहीं आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल, हम बोल सकते हैं जनरल यानी कि सामान्य मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट ट्रू। ध्यान से देखना है, नॉट ट्रू अबाउट द इड। इड, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो ये इड टर्म है ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ठीक है। तो अगर बच्चे रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो पक्का इस पे कमेंट करेंगे कि जो इड टर्म है ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है, तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो अगर हम बात करें, ये तीन टर्म्स होती है हमारे पास, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। हिंदी में बात करें तो इड, अहम, परा अहम। तो ये जो इड होती है ना ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे। और जो सुपर ईगो है वो किस पे काम करती है, मोरालिटी पे। मोरालिटी मतलब नैतिकता पे, प्लेजर मतलब कि आनंद पे। और जो ईगो है, ईगो इन दोनों के बीच में क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है। तो ये रियलिटी के ऊपर काम करती है ईगो। ईगो किसके ऊपर काम करती है, रियलिटी। बस इतनी इन्फॉर्मेशन एनफ है आपको इसका आंसर बताने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इट, इट नोज रियलिटी। तो पहला ही इसका राइट आंसर है, इट नोज रियलिटी। ये रियलिटी से तो बात ही नहीं करती, इसको सिर्फ अपने आनंद से मतलब है कि मेरे को खुशी मिलनी चाहिए, बाकी जो होता है वो होए। इट फॉलोज नो रूल, ये सही है। इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेजर प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल सही है। इट कंसिडर ओनली द सेटिस्फेक्शन, वही है ना कि अपनी सेटिस्फेक्शन से उसको क्या है मतलब है, बाकी काम हो ना हो। तो ये तीनों ही इड के अंडरगो करती हैं चीजें, बट इट नोज द रियलिटी, ये ईगो के अंडरगो आती है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि जो इड है, ईगो है एंड सुपर ईगो जो टर्म है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, विकास एक जटिल प्रक्रिया, ये तो सही है, कॉम्प्लेक्स ही है ये। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की उम्र में विकास नहीं रुकता है, ये भी सही है। मतलब ये वार्म टू टॉम चलता है हमारे पास, ठीक है, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है।
उसके बाद है डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी सही है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। डेवलपमेंट रेफर्स टू फिजिकल डेवलपमेंट, नोट डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल सामयिक, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, विकास का तात्पर्य शारीरिक विकास से है। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि ये हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर को नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर शुड यूज द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ द लर्नर। देखो ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन हुआ ना, कि इसमें से आप कौन सा जो मेथड है वो यूज करोगे टीचर्स की मेमोरी को इन्हांस करने के लिए। शिक्षार्थियों की स्मृति में सुधार के लिए शिक्षक कौन सी विधि का तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इंश्योर यूज ऑफ ए मैनी सेंस एज पॉसिबल बाय स्टूडेंट, यूज लेक्चर मेथड, बिल्कुल भी नहीं। यूज टीचर बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज, तो टीचर बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज अगर वो यूज करेंगे तो कहाँ से बच्चा लर्न कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए ही होगा। क्या है, इंश्योर यूज ऑफ एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल बाय स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे सेंसेस को ट्राई करो जितने भी जो एक स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है उनके यूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग सुनिश्चित करना, ठीक है, मतलब चीज को सुनना, देखना, समझना, ठीक है, फील करना, सामने देख के प्रेजेंट करना। अगर बिल्कुल सामने देख के वो चीज सामने बच्चे के करी जाए तो उसको वो ज्यादा याद रहती है। लेक्चर मेथड बिल्कुल भी नहीं, टीचर्स रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी नहीं, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, पर इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या नहीं है इसमें से। गिफ्टेड चिल्ड्रन लर्न रैपिडली, हाँ वो चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखते हैं, ये तो है इनकी करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट ये रखा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क, गिफ्टेड चिल्ड्रन बिलीव इन ओरिजिनल थिंकिंग, सही है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही है, ये भी सही, ये है इसका गलत आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक, तो प्रतिभाशाली बच्चे सरल मानसिक कार्य करते हैं, नो, वो तो अगर वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क करते हैं वो, नॉट सिंपल मेंटल टास्क। तो प्रतिभाशाली बच्चे सरल मानसिक कार्य करते हैं, ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर को नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू द लर्नर हिमसेल्फ, सीखने को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वयं सीखने वाले से संबंधित है। खुद से सीख रहा है, मतलब इसमें से कौन सी जो मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मेथड है जिसमें बच्चा खुद से सीख सकता है। नेचर ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, नो। टीचर मेथडोलॉजी, शिक्षण पद्धति, उसको कैसे सीखा। यूज ऑफ टीचिंग एज, ये भी टीचर। रीडीनेस टू लर्न, सीखने की तैयारी करना, सीखने की तैयारी करना ये बच्चे में खुद से स्वयं से सीखने वाले से संबंधित है, सीखने की तैयारी करना, दैट इज रेडीनेस टू लर्न। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट अ क्रिएटिव पर्सन हैज, तो जो हमारे पास सृजनात्मक जो पर्सन होते हैं उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो इस वाले जो हम आज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें ज़्यादातर आपके सिचुएशनल क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसमें बच्चा कैसा बिहेव करता है, या फिर जैसे एक क्वेश्चन आया था आपके पास कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा है, लर्न डिसेबल्ड बच्चा है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। गिफ्टेड आया था, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनमें कौन सी होती है। अभी कौन सा आया, क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव मतलब कि जो सृजनात्मक होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तो ये भी आप मान के चलो ना, ऐसे क्वेश्चन जो है ये 4-5 क्वेश्चन तो आपको आराम से इन्हीं टॉपिक्स में से मिलेंगे। सिचुएशंस के आ जाएंगे 1-2 क्वेश्चन, और बाकी 3-4 क्वेश्चन आप मान के चलो कौन से आएंगे आपको, जैसे आपका ये है ये वाला कि लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट, क्रिएटिव स्टूडेंट्स, इनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी नहीं है,
ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिव पर्सन हैज़ अ, तो जो एक क्रिएटिव पर्सन है वो उसमें कौन कौन सी मतलब करेक्टरिस्टिक्स होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स, बिल्कुल वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को चेंज करता है। ऐसे नहीं कि एक बार जो चीज़ सोच ली वही सही है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके थॉट्स में। एबिलिटी टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यस, जो क्रिएटिव है क्योंकि उसको पता है उसको क्या करना है चीज़, तो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ज़रूर लेता है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, मतलब ये दोनों ही उसकी करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। नेक्स्ट, ओरिजिनलिटी ऑफ ए आइडिया, बिल्कुल कि उसके विचारों में मौलिकता होती है। जब तक रियलिटी या ओरिजिनलिटी नहीं आएगा तो वो कैसे क्रिएटिव चीज़ों को डेवलप कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑल ऑफ द अबव है। क्रिएटिव स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल इन थॉट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लेते हैं और ओरिजिनलिटी उनके आइडियाज़ में भी होती है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ student show the sign of a confusion and he starts to nap, it is the symptoms of a, यदि कोई छात्र भ्रम के लक्षण दिखाता है, कंफ्यूजन मतलब चीजें समझ में नहीं आ रही है और उसकी झपकी आने लगती है, मतलब नींद आ रही है बच्चे को, तो लक्षण क्या है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, फॉरगेटिंग है, वो चीजों को भूल रहा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है, या फटीग है। फटीग का मतलब है थकान है उसको, यस, ये हो सकता है इसका राइट आंसर कि थकान है उसको। अगर तो वो इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। फॉरगेटिंग चीज़ों को भूल रहा है तो उससे नींद थोड़े ना आएगी उसको। फटीक 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 हो गया इसका राइट आंसर, थकान की, बच्चा थका हुआ है, दैट्स वाई वो ध्यान नहीं लगा रहा है क्लास में, इसीलिए उसको कंफ्यूजन हो रही है, उस कंफ्यूजन की वजह से उसको नींद आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फटीग, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में थकान, ठीक है। तो ये रहा थकान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, इसमें से कौन सी जो चीज़ है वो बच्चे को मतलब कि मोटिवेट नहीं करती है सीखने के लिए। यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू बी टॉट, पढ़ाए जाने वाली विषय की उपयोगिता, टीचर रिजिड बिहेवियर, यूज ऑफ ए सुटेबल टीचिंग मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यूटिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी टॉट, पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता, तो अगर आप बच्चे को कोई टीचर लेट आप कोई मैथ्स पढ़ा रहे हो उसको, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो मैथ्स में लाइक छोटा बच्चा उसको आप एडिशन के सम बता रहे हो, ठीक है, एडिशन के सब्ट्रैक्शन, और उसको आप बता रहे हो कि आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक आपके पास 10 रुपीज़, आपने किसी को 5 दे दिए, तो आपके पास कितने बचे हैं, अगर आपके पास 10 है तो आपको किसी ने 10 दे दिए तो आपके पास कितने बचे हैं, तो आप ये यूटिलिटी बता रहे हो सब्जेक्ट की, तो उससे तो वो मोटिवेट होगा। तो ये तो नहीं हो सकता इसका राइट आंसर। यूज़ ऑफ ए सुटेबल टीचिंग मेथड, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो बच्चा मोटिवेट ज़रूर होगा कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करोगे तो उससे क्या इंटरेस्ट बिल्डअप होता है बच्चे से, तो उससे भी मोटिवेट होता है। टीचर्स रिजिड बिहेवियर, शिक्षक का कठोर व्यवहार, कि मतलब वो फिक्स्ड है, बच्चे को समझ आया ठीक है, नहीं आया वो आगे चलेगा, तो वो जो है वो मोटिवेट नहीं करता, उससे बच्चे में क्या है, तो मोनोटोनस सी सिचुएशंस आती है जिससे बच्चा क्या सोचता है कि मैं क्यों ही करूं, जब टीचर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तो वो क्यों ही करेगा। तो इस जो टर्म है इससे बच्चा मोटिवेट नहीं होता है टीचर्स के रिजिड बिहेवियर से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो व्यक्ति की अभिरुचियाँ होती है वो किससे प्रभावित होती है, उसकी इंटेलिजेंस से, फैमिली इन्वायरमेंट से, पीयर ग्रुप से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बच्चे की इंटेलिजेंस कैसी है, वो टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड है या टुवर्ड्स द स्टडी, तो स्टडी में भी कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स में, जीके में, साइंस में, इंग्लिश में, मतलब लैंग्वेज में, किस में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है, इंटेलिजेंस, तो ये तो करेगा ही उसका इंटरेस्ट। फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है कि फैमिली सपोर्ट करती है उसको, है ना, लाइक कोई बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो फैमिली सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगी तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। पीयर ग्रुप, आपका जो मतलब फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग अमंग स्टूडेंट्स, कि इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे में थकान के लिए। फटीग मीन्स की थकान, कि इससे बच्चा नहीं थकेगा, नॉट रिस्पॉन्सिबल। नॉइज अराउंड द स्कूल, तो अगर स्कूल के अराउंड नॉइज है तो उससे बच्चा कैसे थक सकता है। fearful environment in the school, ठीक है, fearful environment in the school, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा हमारे पास। इनएप्रोप्रिएट टाइम टेबल, उससे भी क्या होगा, ओवर बर्डन ऑफ द टीचर्स, ओवर बर्डन ऑफ ए टीचर, शिक्षकों का अत्यधिक बोझ, इससे क्या है बच्चा जो है वो क्या निम्नलिखित में कौन सा कारक छात्रों में थकान के लिए जिम्मेदार नहीं है, थकान के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है ना वो ये होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग अमंग द स्टूडेंट्स, किसमें से कौन सा फैक्टर है जो बच्चों में थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो राइट आंसर जो दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, दैट इज ओवर बर्डन, ओवर बर्डन ऑफ अ टीचर, शिक्षकों का अत्यधिक बोझ। तो शिक्षकों के अत्यधिक बोझ लाइक बहुत सारा होमवर्क दे देना बच्चों को बिना मतलब कि आप इस चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करके लेकर आओ समझाने की बजाय, तो उससे बच्चा थकान महसूस करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, नोट 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 फैक्टर्स नहीं पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है जो फटीग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लर्निंग, किसमें से कौन सी जो है हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है अबाउट लर्निंग, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड वो ट्रू नहीं है। तो ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस, ओके। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एनी एडजस्टमेंट, तो ये तो है कि लर्निंग जो किसी को भी है वो प्रिपेयर करती है किसी इंडिविजुअल को कैसे एडजस्टमेंट करनी है। लर्निंग इज अ पर्पसफुल, यस उसका पर्पस तो है ही। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल, यस उद्देश्यपूर्ण तो है ही है वो, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण पर्पसफुल तो होगी। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल मतलब वो कहीं पे भी हम सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस, ये जो है ये ट्रू नहीं है, बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस, लर्निंग एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट है। क्या होना चाहिए था, लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, पर इन्होंने क्या कर दिया है, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है यहाँ पे राइट आंसर, सीखना एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।